सो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है हमारा संडे को हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है। तो लास्ट ईयर हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, आज हम इस क्लास में उन सभी प्रश्नों के आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नों को सबसे पहले एक काम ये करते हैं कि सारे प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं और ये समझ लेते हैं कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें देखते ही आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज है। वहीं पर कुछ प्रश्नों में कैलकुलेशन पार्ट है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत जोड़ घटाव आना चाहिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। अगर मैं आप लोगों को आगे दिखाऊं, जैसे अगर आप इस प्रश्न को देखें एक बारी के लिए, हम धीरे धीरे करके सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जो आसान क्वेश्चंस हैं एक बार मैं पहले उनको आपके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप प्रश्न संख्या 73 पे नोटिस करें, देखिएगा, अगर प्रश्न संख्या 73 की बात करें तो इसमें यह कह रहा है 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब औसत अगर आपको निकालना आता है, जो एवरेज हम निकालते हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला ये रहता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी संख्याएं हैं उनका योग ओवर जितनी संख्याएं हैं उनकी संख्या। इस अनुपात को हम इसका औसत कहते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है। तो 5 लगातार संख्याएं आप इजीली x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 एज्यूम कर सकते हैं। ये 5 लगातार संख्या है। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है कि इन 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो आपको 16 दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन के अनुसार इस पे काम करें तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 4 एंड डिवाइडेड बाई 5, हमारी संख्याओं का योग अपॉन जितनी हमारी संख्याएं हैं। ये हमको दिया गया है 16, राइट। तो अगर इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो आप देख पाएंगे x यहां पर 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो दिस इज 5x प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7, 7 2 9 और 1 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 16। तो इसको इजीली सॉल्व करके आप x का मान निकाल सकते हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 5x आ जाएगा 16 इंटू 5 डेट इज 80 माइनस 10, तो x यहां से निकल कर आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 5 डेट इज 14। ये x आया है और गलती यहीं पर होती भी है, जरा ध्यान से, ये केवल x का मान आया है। और जो प्रश्न हमसे कहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी x प्लस 4 यानी 14 प्लस 4 डेट इज 18। तो द आंसर इज C। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली डील कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर मैं इसके अगले प्रश्न की तरफ देखूं, जरा देखिएगा, तो अगले प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि अगले प्रश्न के लिए हमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स की यहां पर जरूरत पड़ने वाली है। ओके, तो अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगले क्वेश्चन में एक समकोण त्रिभुज के बारे में बात की गई है। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले समकोण त्रिभुज से रिलेटेड जो बेसिक प्रॉपर्टीज हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, एक बार मैं आपके सामने सब रिकॉल करने वाला हूं एंड देन वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन, राइट। तो अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो समकोण त्रिभुज मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का रहेगा। ठीक है, इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, जैसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। इसे कहेंगे आधार और इस भुजा को कहेंगे लंब। और सबसे जो फेमस रिजल्ट है राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के लिए, वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के बराबर होता है। मैं इसको यहां पर लिख देता हूं। जो पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है, द कॉन्सेप्ट इज हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी आधार का स्क्वायर प्लस जो उसकी हाइट होगी यानी लंब होगा उसका स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। दिस इज पाइथागोरस थ्योरम। दूसरा,
अगर कभी समकोण त्रिभुज का हमको एरिया निकालना हो तो जो एरिया निकालने का फॉर्मूला रहता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये दो फॉर्मूले बहुत बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हम क्लास 9th या 10th से पढ़ते हुए आए हैं। तो अगर हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में इतनी जानकारी भी है तो क्वेश्चन ये है कि हम इस जानकारी के बिहाफ पर क्या इस क्वेश्चन को कर सकते हैं या नहीं। तो आइए चलिए ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 में हमसे कहा क्या गया है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन ये कह रहा है एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 है। यानी जस्ट ड्रॉ अ डायग्राम, एक डायग्राम बनाइए पहले, ठीक है। सपोज दिस इज अवर राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो हम बचपन की यादों से अगर बात करें, अगर ABC हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन आधार और विकर्ण का अनुपात 4:5 है। यानी आधार और विकर्ण ये जो रेशियो हमको दिया गया है दिस इज 4:5, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन अगर मैं आधार को 4x मान लूं और विकर्ण को 5x मान लूं इजीली, क्योंकि अनुपात 4:5 दिया गया है, तो ऑब्वियस है अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हम इजीली यहां से लंब के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आपको पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही रिकॉल करा दिया है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो आपका बेस का स्क्वायर और हाइट के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यहां पे लगाएं तो आप देख पाएंगे AC दैट इज हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइट दैट इज AB इसका स्क्वायर प्लस बेस दैट इज BC का स्क्वायर, राइट। तो अगर इन सारी वैल्यूज को जो दी गई है यहां पर अगर पुट करें तो आप देख पाएंगे AC दैट इज हाइपोटेन्यूज 5x का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज 25x स्क्वायर, दिस इज 25x स्क्वायर। AB वो हमें पता नहीं है, से दिस इज अननोन, प्लस BC दैट इज 4x, तो 4x का स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर। तो अगर मुझे यहां से अननोन क्वांटिटी निकालनी है तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अननोन क्वांटिटी यहां पर आ जाएगी, दिस इज 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर दैट इज 9x स्क्वायर। तो अननोन क्वांटिटी का स्क्वायर आपका 9x स्क्वायर आ रहा है, तो जो अननोन क्वांटिटी निकल कर आएगी दैट इज 3x। यानी जो आपकी हाइट निकल कर आ रही है वो आ रही है आपका 3x। आगे बात करें, त्रिभुज का परिमाप आपको 48 सेंटीमीटर दे रखा है। परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो अगर इन तीनों भुजाओं को हम जोड़ें तो दिस इज 5x प्लस 4x प्लस 3x और ये परिमाप आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 5 और 4 9 3 12x, तो 12x इक्वल टू 48, तो x यहां से आ जाएगा आपका 4। आई होप यहां तक कैलकुलेशन आप लोग कर पा रहे हैं। अब जो प्रश्न है वो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अप्लाई दिस हेयर, तो 1/2 इंटू बेस इज 4x एंड x इज 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 4 दैट इज 16 इंटू हाइट इज 3x एंड x इज 4, तो दिस इज 3 4 जा 12। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 8 इंटू 12 दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो आप देख पा रहे हैं अगर हमें 9th और 10th की मैथमेटिक्स भी आती है तो हम इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आता हूं और जो क्वेश्चन हो रहे हैं मैं उनमें टिक लगाते रहता हूं, ठीक है। तो आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो मैं एक बार इसे यहां पे इरेज कर दूं एंड देन वी विल स्टार्ट। ओके, तो अगला क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए
जिसको अगर हम 1018 में जोड़ें तो वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बचपन में क्लास 6, 7 और 8 में हम वर्ग एवं वर्गमूल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, राइट। आपसे ये पूछ रहा है कि 1018 में 1018 में ऐसा क्या जोड़ें कि जो संख्या निकल कर आ जाए वो एक पूर्ण वर्ग यानी कंप्लीट स्क्वायर नंबर आ जाए। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं? हमें वर्गमूल निकालना आता है, हम ये मान के चल रहे हैं कि 1018 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग अगर होता तो क्या होगा। तो आइए मैं डायरेक्ट आपको वर्गमूल पे लेके चलता हूं। तो अगर याद करें जो बचपन में आप लोगों ने किया होगा, जब भी हमें किसी संख्या का वर्गमूल निकालना होता था तो हम पीछे से पेयरिंग करना शुरू करते थे। तो 1 और 8 को एक साथ, 1 और 0 को एक साथ, राइट। तो हम वर्गमूल निकालने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। तो पहला नंबर 3 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 3 3 जा 9, सो दिस कैलकुलेशन इज 1 और इस बार कैरी हो जाएगा 1 8। इधर 3 ऐड होगा तो डेट इज 6, राइट। अगर 6 1 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा एंड मल्टीप्लाई करके 61 आ जाएगा जो काफी छोटा रह जाएगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से अगर यहां मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, डेट इज 124। और आप देख पा रहे हैं अगर ये पूरा पूरा कैंसिल होता तो यहां पर किसने की कमी है? तो आंसर है 6 की। अगर 118 में 6 ऐड हो जाता तो नाउ इट इज 124, तो दिस इज कैंसिल आउट। एग्री? यानी अगर इसे कंप्लीट वर्ग बनना है तो आपको इस संख्या में जो संख्या दी गई है 1018, इसमें कितना ऐड करना होगा? आंसर इज 6, राइट। सो सिंपल। तो द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी 75 इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न में जाने से पहले मैं उम्मीद कर पा रहा हूं, जैसा कि आपने इन तीनों प्रश्नों में देखा होगा, कि अगर हमारे बेसिक मैथमेटिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर हैं तो हम इजीली इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली यहां पर सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो मुझे दिख रहा है वो परसेंटेज का है। अगर मैं एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करूं तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप टाइम, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें टाइम भी बचाना है, हम कितने जल्दी चीज़ों को सॉल्व करके आगे बढ़ सकते हैं, हमारी एक्यूरेसी कितनी करेक्ट है, ये सारी चीज़ें हमारे सिलेक्शन पर डिपेंड करती हैं। सिलेक्शन होने के लिए ज़रूरी है कि आप स्पीड से चलें, आपका एक्यूरेसी करेक्ट हो। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए तो यहाँ पर कोशिश करें कि अगर हम कुछ एज्यूम करके इस प्रकार के क्वेश्चंस को डील कर पाए। तो पूछ रहा है कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। तो मैं मान लेता हूं, माना जो मेरी संख्या y है वो थोड़ी देर के लिए 100 है। मैंने ये क्यों माना? मैंने इसलिए माना क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना बहुत आसान होता है। अगर मैं पूछूं 100 का 20% कितना होगा तो आंसर है 20। 100 का 30% कितना होगा? आंसर है 30। तो आप देख पा रहे हैं बिना पेन चलाए हम इस प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। तो अगर मैंने संख्या y को 100 माना तो जो संख्या x है वो संख्या y से 25% अधिक है। तो ऑब्वियस है जो x होगा वो 100 प्लस 25 यानी 125 हो जाएगा। पहले यहां तक समझिए। आई होप यहां तक बहुत इजीली हम समझ सकते हैं कि अगर एक संख्या मेरी 100 है और दूसरी संख्या उसका 25% ज्यादा यानी 125। ठीक, तो अब क्वेश्चन उसको घुमा रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि y संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी। तो पहले तो ये देखिए कि y x के मुकाबले कितना कम है। तो ऑब्वियस y x के मुकाबले कितना कम है, तो आंसर है 25। ठीक है, तो जब ये पूछ रहा है कि यह संख्या x से कितने प्रतिशत कम होगी तो इसे कन्वर्ट कर दीजिए प्रतिशत में। लेकिन ध्यान रहे जब आप प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तो आंसर है x के रिस्पेक्ट में, जिसके बारे में पूछ रहा है। तो 25 को अगर प्रतिशत में कन्वर्ट किया जाए यानी x के रिस्पेक्ट में, तो 25/125 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 25 5 जा एंड 5 20, तो द आंसर इज 20% बी।
ठीक है, यानी क्वेश्चंस को देखते ही वी कैन इजीली सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। चलिए हम अगली स्लाइड पे मूव करते हैं, देखिएगा। ओके, चलिए तो जरा यहां पर जो पहला क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं वो है आपका त्रिभुज का, देन फिर उसके बाद फिर से लाभ और हानि का क्वेश्चन, और नेक्स्ट उसके बाद आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इस बार नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट स्लाइड में हमने ऊपर से नीचे सॉल्व किया था, इस बार मैं नीचे से ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिएगा जो 79 क्वेश्चन है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये प्रश्न दिया गया है कि किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा कि उसका आयतन अपवर्तित रहे। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बेलन यानी सिलेंडर, अगर इसके कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को पता है तो आप बहुत इजीली इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम में डील कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए पहले एक बार सिलेंडर बेलन के बारे में बात कर लें। तो अगर बेलन के बारे में आपने थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया हो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी हम किसी राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी बेलन के बारे में बात करते हैं तो जो इसका आधार होता है ये एक वृत्त होता है, ये आपका इसकी हाइट बोला जाएगा, ये आपको पता होगा क्योंकि आधार इसका वृत्त है तो कहीं सेंटर होगा और सेंटर को परिधि से जोड़ने वाली जो डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस यानी आर होगी। ठीक, तो बेलन के बारे में जो जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो होनी चाहिए कि बेलन का आयतन यानी वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर आप लोगों को फॉर्मूलेज वगैरह याद हैं तो जो बेलन के आयतन का फॉर्मूला रहता है दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। ठीक है, तो अगर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है तो आइए देखिए जरा इस क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। हम यहां पर काम को दो स्टेप्स में करेंगे। एक स्टेप पहली स्थिति जब हमने कोई चेंज नहीं किया, और सेकंड केस जब हम उसमें चेंज करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, दिस इज द फर्स्ट जब कोई चेंज नहीं होगा, एंड दिस इज सेकंड जब हम चेंज करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। किसी बेलन की त्रिज्या यदि दुगनी कर दी जाए, यानी पहले जो रेडियस थी मेरी आर थी, अब जो नई रेडियस हो गई है आर प्राइम आर डैश, उसको मैं बोल रहा हूं कि वो रेडियस की डबल यानी 2r हो गई है। ठीक है, यानी पहली स्थिति में त्रिज्या हमारी r थी, अब दूसरी स्थिति में जो त्रिज्या हो गई है वो ट्वाइस ऑफ r का जस्ट डबल हो गई है। आगे अब ये कह रहा है जब हमारी त्रिज्या r है तो उसकी ऊंचाई में क्या चेंजेस होगा कि उसका आयतन अपवर्तित रहे। माना पहले केस में जो इसकी हाइट थी वो h है, और मान लेते हैं दूसरे केसेस में जो हाइट है वो मान लीजिए h डैश यानी h प्राइम है। ठीक, तो अगर किसी बेलन की त्रिज्या r, बेलन की हाइट h है, तो जो बेलन का वॉल्यूम निकल कर आएगा बाय फॉर्मूला दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। आई होप सब लोग यहां तक समझ पा रहे हैं। अगेन जो दूसरी स्थिति में वॉल्यूम निकल कर आएगा, से दिस इज v डैश या v प्राइम, ये निकल कर आ जाएगा पाई इंटू आर डैश स्क्वायर इंटू एच डैश। आई होप यहां तक सब लोग समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ऊंचाई में क्या परिवर्तन करें कि आयतन अपवर्तित रहे, यानी हमें ये इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों केसेस में, चाहे पहले चाहे बाद में, आयतन दोनों केसेस में एक जैसा होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन v और v प्राइम दोनों आपको सेम रखने हैं। तो जरा इनकी वैल्यूज को यहां पर पुट करते हैं। तो v का मान दिया गया था पाई आर स्क्वायर एच, जबकि v प्राइम का मान दिया गया था पाई आर डैश स्क्वायर, आर डैश का स्क्वायर इंटू एच डैश। ठीक है, अगर इस वैल्यूज को यहां पर सॉल्व करें तो पाई आर डैश आपको पता है दिस इज 2r, तो आर डैश की जगह जब 2r रखोगे तो हो जाएगा 2r का स्क्वायर इंटू एच डैश, और लेफ्ट हैंड साइड रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच, और ये हो जाएगा पाई इंटू 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच डैश। ठीक, अगर इसको सिंप्लीफाई करें पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो जो एच डैश यहां से निकल कर आएगा, एच डैश वो आपका आ जाएगा h/4। ठीक है, हमारा क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन ऑप्शन 1 भी मैच नहीं कर रहा। अब यहां पर जो आंसर पूछा गया है वो परसेंटेज की फॉर्म में पूछा गया है। परसेंटेज यानी 100 के टर्म्स में,
तो ये पूछ रहा है कि जो ऊंचाई होगी पहली ऊंचाई का 25%, पहली ऊंचाई का 50%, कोई परिवर्तन नहीं, या प्रारंभिक ऊंचाई का 1/2%। तो ये जो हमारी जो परिवर्तन हुआ है, अगर आप देख पाए, मैं इसे 1 मिनट यहां पर रफ करके जगह बनाऊं पहले। अगर आप देख पाए इसको, तो जो हमारी h प्राइम निकल कर आ रहा है, नई हाइट, वो पुरानी हाइट की 1/4 निकल कर आ रही है, 1/4 ऑफ h। तो अगर 1/4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1/4 परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा आपका 25%, राइट। यानी द करेक्ट ऑप्शन इज ए, प्रारंभिक ऊंचाई का 25%। आई होप अगर आपको बेलन के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो अगर यहां तक ठीक है तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ना चाहूंगा। देखिएगा, एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का और ले लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 77। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण क्या होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। इस प्रश्न को करने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, कोसाइन एंगल्स के फॉर्मूलेज पता होने चाहिए। मैं एक बारी के लिए जस्ट आप लोगों को रिकॉल करा देता हूं, एंड देन इस प्रकार के क्वेश्चंस हम बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। मानिए आपके पास एक त्रिभुज है, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। ए, इस कोण को मैं एंगल ए ही बोलूंगा, इसे एंगल बी और इसे एंगल सी। मान लीजिए ए के सामने वाली भुजा ए है, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, ठीक है। तो आपको अगर कोसाइन फॉर्मूले याद हो तो जब यहां से कॉस ए निकालना होता है तो कॉस ए का फॉर्मूला बनता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कुछ नहीं करना है। अगर हमें कॉस ऑफ ए निकालना है तो ए के साथ में जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम और जो उसके सामने अपोजिट साइड आ रही है उसके स्क्वायर का निगेटिव, और अपॉन में जो साइड्स हमने जोड़ी हैं उन्हीं का मल्टीप्लाई इंटू 2, ठीक। इसी प्रकार अगर कोई कहे कॉस बी कितना होगा, जब हम यहां से देख रहे हैं तो फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। एंड सिमिलरली अगर मुझसे कोई कहे व्हाट इज कॉस सी, तो द आंसर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक। दीज आर कोसाइन फॉर्मूला जिससे हम किसी भी त्रिभुज के कोणों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दिए गए प्रश्न में एक त्रिभुज दिया गया है जिसकी भुजाएं आपको 3, सपोज दिस इज ए, सपोज दिस इज बी, सी, और भुजाएं दी गई हैं 7, 5 और 3, ठीक है। ये भुजाएं दी गई हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा। तो बारी बारी से कोणों को यहां पर निकालना शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपसे cos A पूछूं तो cos A अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ध्यान रखिएगा। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 5। आई थिंक जस्ट हमने वैल्यूज पुट की है। ए यहां पर आपका क्या कहते हैं 7 है। अगर आप देखें ए के सामने वाला दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। जस्ट पुट दिस वैल्यू और कुछ भी हमको नहीं करना है, राइट। तो अगर इसे सॉल्व करें तो 3 का स्क्वायर डेट इज 9, 5 का स्क्वायर डेट इज 25, 7 का स्क्वायर डेट इज 49 और 2 3 6 और 5 30, ठीक है। तो अगर इसे सॉल्व करें दिस इज 34 माइनस 49 डेट इज माइनस ऑफ 15 अपॉन 30, यानी ये आ रहा है -1/2, ठीक है। आई थिंक ये कैलकुलेशंस आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो cos ऑफ a जो निकल कर आ रहा है, मैं एक बारी के लिए इसे यहां पर जगह बना दूं, तो जो cos ऑफ a मेरा निकल कर आ रहा है आप देख पाएंगे जो cos ऑफ a निकल कर आ रहा है डेट इज -1/2। तो अगर थोड़ा बहुत आपको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है तो माइनस ऑफ हाफ, cos की वैल्यू माइनस में कब होती है,
तो इसका आंसर अगर आप दे पाए तो आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए। माइनस में कॉस की वैल्यू तब होती है जब आपका वो सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करने का सीधा सीधा मतलब है कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, राइट। तो -1/2 मैं इसको सीधे ही कर देता हूं, दिस इज सेम एज कॉस ऑफ 90 + 30। ऐसा क्यों, एक बारी मैं यहां फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर देता हूं। आई होप जिन लोगों को नहीं पता वो एक बारी के लिए इसे राइट डाउन कर सकते हैं। cos 90 + थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। तो cos 90 + 30, दिस इज बेसिकली, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो ये आ जाता आपका साइन ऑफ 30 विथ निगेटिव साइन, तो माइनस साइन 30 यानी माइनस ऑफ हाफ। आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं इजीली, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो ए कितना होगा, तो आप इजीली अगर कंपेयर करें तो यहां से ए एंगल जो निकल कर आएगा वो आपका निकल कर आएगा 120। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था सबसे बड़ा कोण बताइए। देखिए हम चाहते तो यहां पर कोण बी और कोण सी भी बता सकते थे, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, अगर एक कोण पहले ही 120 आ रहा है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 120 प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 होना चाहिए। ये तो सबको पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से कोण बी और कोण सी का योग खुद में आपका 60 आ रहा है, तो ऑब्वियस है जो सबसे बड़ा कोण यहां पर रहेगा वो कोण ए ही होगा, जिसकी वैल्यू हमारी आ रही है 120, राइट। तो जो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर होगा डेट इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को इजीली यहां पे डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों को। चलिए, आई थिंक परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डील कर लिए हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जो ट्रेन या बस समय चाल दूरी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। तो एक बारी के लिए मैं कोशिश करता हूं कि इस क्वेश्चंस को आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर सकूं। ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरी करती है। यदि ट्रेन की गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो ट्रेन उस यात्रा को 6 घंटे 40 मिनट में पूर्ण कर लेती है। ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या होगी? दिस इज द क्वेश्चन। हमें यह बताना है कि जो ट्रेन की प्रारंभिक गति है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, वो यहां पर क्या होने वाली है, ठीक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आए, और यकीन मानिए हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस यहां से आ ही जाते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने से पहले जो कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार उनकी तरफ लौट के चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, चाल, दूरी और समय के बीच में, तो जो फॉर्मूला रहता है चाल इक्वल टू दूरी बट्टे समय, इसको हम जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से चला सकते हैं। अगर यहीं पर मुझसे पूछा जाए कि दूरी क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला तो दूरी हो जाएगा चाल गुणा समय, या अगर मेरी जरूरत होगी समय क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा दूरी बट्टे चाल। तो जैसी जरूरत वैसा काम, हम उस काम को उस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने काम को नोटिस किया हो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा हो, तो इस क्वेश्चन में जो समय दिया गया है एक जगह घंटा और मिनट में दिया गया है। तो कोशिश करें कि इस तरीके के क्वेश्चंस को अटेंड करने से पहले समय को घंटे में पूरी तरीके से कन्वर्ट कर लें। बहुत सिंपल है, देखिए एक बार, 1 घंटा यानी 60 मिनट, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो एक नियम रहता है, यूनिटरी मेथड, अगर मैं उसे यहां पर अप्लाई करूं तो 1 मिनट कितने घंटे के बराबर होगा, तो आंसर होगा 1/60 आवर, राइट। तो अगर इस प्रश्न में पूछा गया है 6 आवर एंड 40 मिनट्स, राइट, तो अगर मुझे इस पूरे को घंटे में कन्वर्ट करना है तो 6 तो पहले से ही घंटे में कन्वर्ट है, 40 मिनट मीन्स कितने घंटे, तो दिस इज 40 इंटू 1/60 आवर, बाय दिस फॉर्मूला कि 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर, ठीक। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो दिस इज 6 आवर एंड दिस इज 2/3 आवर, यानी अगर इसको सॉल्व करें तो एलसीएम वगैरह लेके 6 3 18 और 2 20/3 घंटे। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जो हमें 6 घंटा 40 मिनट है, इसे 6 घंटा 40 मिनट ना कह करके
इसे 20/3 घंटे पढ़ेंगे, जिससे हम आगे क्वेश्चन को इजीली कर पाए। ठीक है, तो आइए जरा इस क्वेश्चन की तरफ लौट के चलते हैं। तो हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि ट्रेन की प्रारंभिक गति, उसकी ओरिजिनल स्पीड क्या होगी। तो मैं वही मान भी रहा हूं कि माना जो ट्रेन की स्पीड रही होगी, ओरिजिनल स्पीड होगी, मान लेते हैं वो आपका x है। ठीक, अब सुनिएगा, ट्रेन किसी यात्रा को बिना रुके 8 घंटे में पूरा करती है। जो समय दिया गया है, टाइम दिया गया है, वो आपको दिया गया है 8 घंटे। तो अगर मैं ये पूछूं कि ट्रेन ने कितनी दूरी तय की होगी, तो इसका आंसर होगा स्पीड इज x, समय इज 8, तो दूरी चाल गुणा समय यानी 8x। आई होप यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वो कह रहा है कि यदि ट्रेन की गति 5 किलोमीटर घंटा ज्यादा होती, यानी अगर, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं। अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर घंटा बढ़ा दिया जाए, तो जो न्यू स्पीड निकल कर आएगी, न्यू स्पीड वो आ जाएगी, पहले x थी, अब 5 बढ़ा दिया है तो वो आ जाएगी x + 5। ठीक है, अब जो समय लग रहा है, वो लग रहा है 6 घंटे 40 मिनट। और अगर इसको सिंप्लीफाई करें, हम पहले ही कर चुके हैं, दिस इज 20/3 आवर। ठीक, तो न्यू स्पीड ये है, समय ये है। तो इस केस में जो हमारी दूरी निकल कर आएगी, दूरी तो पहले भी जितनी थी अभी भी उतनी दूरी तय की है, लेकिन इस केस में जो दूरी निकल कर आएगी, दूरी वो आ जाएगी दिस इंटू दिस, यानी x + 5 × 20/3। अब ध्यान दीजिएगा, ये दूरी हम निकाल पाए नई कंडीशन से, जबकि ये दूरी दी गई है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज। तो दूरी तो दोनों केसों में ट्रेन ने बराबर ही तय की है, तो जरा इनको कंपेयर करिए और इजीली x का मान निकालिए। ठीक है, आइए मैं आपके साथ सॉल्व करता हूं। तो अगर हम इन दोनों दूरी को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें, तो देखिएगा, तो पहले से आया था 8x, जबकि दूसरे से आया था हमारा x + 5 × 20/3। इसको ओपन करके सॉल्व करने मत बैठिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम स्पीड बहुत मैटर करती है। तो बी फास्ट इन कैलकुलेशन। 3 × 8 दैट इज 24x = 20x + 100। तो दिस इज 4x = 100 and x = 100/4 that is 25. So the correct answer is option A, that is 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए हम अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो अगले क्वेश्चन में यह पूछ रहा है, एक सिंपल सा रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। एक घासलेट टिन का 3/5वां भाग भरा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, यदि इसमें से 6 बोतल तेल निकाला गया तथा 3 बोतल तेल पुनः डाला गया, तो टिन आधा भर जाता है। आधा यानी 1/2। ठीक है, तो टिन की क्षमता बोतलों में क्या होगी? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए कैसे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम सोच सकते हैं, जरा हम इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दी है, एक कंटेनर है। आप कैसा भी डिजाइन का एक कंटेनर बना सकते हैं, बस आपको इसको केवल समझना है। पहली इंफॉर्मेशन में यह लिखा गया है कि इस डब्बे का 3/5वां भाग भरा हुआ है। यानी अगर मैं इसको 3/5 मान के चलूं, तो ये पार्ट आपका 3/5 पार्ट आपका भरा हुआ है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसमें से 6 बोतल तेल को निकाल रहे हैं तथा 3 बोतल तेल को पुनः डाल रहे हैं, यानी 6 को निकाल रहे हैं, 3 को डाल रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर 6 बोतल निकाल रहे हैं, 3 बोतल डाल रहे हैं, तो ओवरऑल आपने क्या किया? द आउटपुट इज, आपने 3 बोतल तेल को बाहर निकाला। राइट, तो जब आप 3 बोतल तेल को, अब देखिए हम पढ़ सकते थे 6 बोतल निकाला, 3 बोतल डाला, लेकिन अगर कंक्लूजन पे आए तो कंक्लूजन ये होगा कि 3 बोतल ओवरऑल निकाला। तो अगर 3 बोतल तेल को हम निकालें, तो क्वेश्चन कह रहा है कि टिन आधा भर जाता है। यानी अभी 3/5 भाग था, तो नई कंडीशन के अकॉर्डिंग अब आपका टिन
एक बात ध्यान दीजिएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, जब हमने 3 बोतल निकाला तो अब स्थिति में आपका आधा आधा यानी 1/2 केवल इतना पार्ट आपका रह गया है। मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आप समझ पा रहे हैं कि जब आपने 6 बोतल निकाला और 3 वापस डाला, यानी ओवरऑल आपने 3 बोतल खर्च किया, तो 3 बोतल खर्च करने से जो पहले 3/5 था, नाउ वो हो चुका है 1/2। ठीक, तो अगर इसको सिंपली समझें, जो 3 बोतल आप यूज कर रहे हैं, 3 बोतल यूज करने से आपका ओवरऑल कितना रिड्यूस हुआ? पहले 3/5 था, अब 1/2 था, यानी जो 3 बोतल में जो क्वांटिटी होगी वो इतने पार्ट के बराबर होगी, राइट? तो 3 बोतल इक्वल टू 3/5 पहले था माइनस 1/2, राइट? अगर इसको सिंप्लीफाई करें, डेट इज 1/10। आप समझिएगा, तो 3 बोतल जो भी आपका तेल आप निकाल रहे हैं वो आपका 1/10 भाग के बराबर आ रहा है। तो जब 3 बोतल 1/10 भाग के बराबर है, तो 3 गुणा 10 आपका कितने के बराबर, यानी 30 बोतल कितने के बराबर हो जाएगा? 1/10 इंटू 10 यानी 1 के। तो यानी इस टीन की समता बोतलों में कितनी होगी? द आंसर इज ऑप्शन डी, 30 बोतल, यानी इसमें पूरा आपका तेल आ पाएगा। ठीक, आई होप आप इंजॉय कर पाए इस क्वेश्चन को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा पैटर्न है, अगर आप नोट कर पा रहे हैं, हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन, हम कोई बड़े बड़े फॉर्मूलोज पे डिपेंड नहीं है। अगर बेसिक 9th 12th 11th 12th इन 4 क्लासेस को अगर ढंग से पढ़ा जाए तो वी कैन इजीली सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखिए, ये एक फिर से एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है एंड दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग। दिए गए चित्र के अनुसार x का मान आपको बताना है। x मतलब दिस एंगल। इस क्वेश्चन को कहां से स्टार्ट करें, कहां से सोचें? तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए अगर मैं पहले एक बात बताऊं, ये तो आपको पता होगा कि किसी सपोज दिस इज अ लाइन, यहीं से स्टार्ट करते हैं, एंड अगर किसी पॉइंट O से मेरे पास 2 रे निकल रही हैं, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं उनके बीच में बनने वाला एंगल। और आपको पता होगा जो एक कंप्लीट एंगल होता है, दिस वन, ये कितने का होता है? 360 डिग्री का। आई होप ये सब जानते हैं, बहुत बेसिक, राइट? अब सुनिएगा, तो आपसे पूछा गया है कि x कितना होगा। प्रश्न में आइए, तो आपसे x का मान पूछा है, तो x का मान बताने के लिए अगर मुझे ये मान पता चल जाए और अगर इस मान को मैं 360 में से घटा दूं, 360 में से घटा दूं, तो मेरा ये x का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक पिक्चर आपको दी गई है, इसमें ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक चतुर्भुज है, और आपको पता होना चाहिए चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है, राइट? यानी अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये आपका 360 डिग्री के बराबर आना चाहिए, राइट? पुट ऑल दिस वैल्यू। एंगल ए दिया गया है 54 डिग्री, एंगल बी दिया गया है 43 डिग्री, एंगल सी आपको दिया गया है 38 डिग्री, और एंगल डी हमें अभी नहीं पता, इसको निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपका 360 डिग्री। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 8 3 11, 11 और 4 15, 4 3 7 5 12 और 1 13, प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अगर यहां से मैं एंगल डी पूछूं, या सिंपली, वैसे तो मैं यहां से एंगल डी इजीली निकाल सकता हूं, 360 माइनस 135, लेकिन सुनिएगा हम फालतू मेहनत कर रहे हैं। कैसे? अगर एंगल डी आप निकालेंगे, जो भी निकल कर आएगा, फिर इस x को निकालने के लिए क्या करेंगे आप? इस x को निकालने के लिए 360 में से एंगल डी को ही तो घटाएंगे। तो जो d का मान यहां से निकल कर आ रहा है, मैं सीधे यहां पुट कर रहा हूं। अगर यहां से मैं आपको d का मान दिखा सकूं, तो d का मान आ रहा है 360 माइनस 135, राइट? मैं टाइम बचा रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर 360 तो ठीक है, माइनस d मीन्स अगेन 360 माइनस 135, तो अगर इसे सॉल्व करें तो दिस इज 135। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो बहुत इजीली, अगर आपको चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग का मतलब पता है, किसी बिंदु पर जो संपूर्ण कोण बनता है वो कितना होता है ये पता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन लग रहा है। क्वेश्चन ये है 84 की अगर मैं बात करूं, किसी लकड़ी के बंद डिब्बे की बाहरी माप 45 सेंटीमीटर इंटू 32 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर है। यदि डिब्बा 1 सेंटीमीटर चौड़ी लकड़ी से बना है तो उस लकड़ी के डिब्बे की समता होगी। अच्छा, जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी समता क्या है, यानी हमें काम करना होता है आयतन पे। ध्यान रखिएगा, जब भी कैपेसिटी या समता से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाए तो क्वेश्चन वाला हमसे उसके वॉल्यूम पे बात कर रहा है। और आपको पता होगा, जब भी हम किसी क्यूबॉइड, हिंदी में इसको बोलते हैं घनाभ, जब भी हम किसी क्यूबॉइड या घनाभ के आयतन यानी वॉल्यूम की बात करते हैं तो जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। किसी घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई के बराबर होता है। अब आते हैं आपके प्रश्न के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो लकड़ी का बंद डिब्बा है, यानी एक आपको घनाभ दिया गया है जिसकी बाहरी माप आपको दी गई है, लंबाई दे दी गई है 45, चौड़ाई दे दी गई है आपका 32 और ऊंचाई दे दी गई है आपका 28 सेंटीमीटर। ठीक, तो अगर यहां से डायरेक्ट इतना कह के ये पूछता कि इसका कैपेसिटी आयतन क्या होगा तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन क्वेश्चन ने एक ट्विस्ट लिया। ट्विस्ट क्या लिया, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो डिब्बा जिस लकड़ी से बना है वो बता रखा है कि 1 सेंटीमीटर उसकी मोटाई है, थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो बर्तन की कैपेसिटी होगी वो कैसे निकालेंगे, तो उस केसेस में हमें इस 1 सेंटीमीटर को दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ से जब बनेगा, फील करिए, जैसे अगर मैं एक पोर्शन को दिखाऊं जो चौड़ाई वाला होगा, कुछ इस तरीके से आपको फील आएगा। मैं एक इसका फेस दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे अगर हमारे पास लंबाई मान लीजिए 45 था, तो होगा क्या, 1 सेंटीमीटर थिकनेस की होने वजह से 1 सेंटीमीटर इधर और 1 सेंटीमीटर इधर गैप हो जाएगा, यानी अब जो रिवाइज लेंथ आएगी वो आ जाएगी 45 माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 43। इसी प्रकार जो ब्रेथ आएगी दैट इज पहले 32 था, नाउ दिस इज 30, एंड जो इसकी हाइट आएगी पहले 28 थी, नाउ दिस इज 26। ठीक, तो लेंथ इज 43, ब्रेथ इज 30, हाइट इज 26। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, यानी इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो जो इसकी कैपेसिटी निकल कर आएगी, कैपेसिटी इज दिस इज 43 इंटू 30 इंटू 26। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, वी गेट द रिजल्ट। तो जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो ये मल्टीप्लाई के बराबर होगा। आई होप आप मेरी बातें कैच कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अगले प्रश्नों को बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन। मेंसुरेशन यानी वही क्लास 9th की प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 85 को अगर आप देखें, क्या कह रहा है, एक आयताकार कागज के टुकड़े को जिसकी माप 22 गुणा 15 सेंटीमीटर है, लंबी भुजा की तरफ से मोड़ा जाता है। तो इस तरह से बनने वाले बेलन का अधिकतम आयतन क्या होगा। पहले तो सोचिए बेलन बना कैसे होगा। आपको एक रेक्टेंगुलर शीट दी गई है, एक आयत दिया गया है, फील करिएगा। इस आयत की खासियत यह है, इसकी जो लंबाई है वो दे दी गई है 22 सेंटीमीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें करना क्या है, इसे रोल करना है। रोल करने का मतलब समझते हैं, हम इसको इसकी बड़ी भुजा की तरफ से रोल करने वाले हैं। यानी रोल करने के बाद ये जो बेलन बनेगा ना, कुछ ऐसा बनेगा। फील करिएगा, ये शीट था और इस शीट को रोल करके आपने बेलन बना दिया। जब आपने रोल किया तो हुआ क्या, एक शीट है, सोचिए दिस इज सपोज माय शीट, और इसको रोल किया और आपने एक बेलन बना दिया। तो जब आपने रोल किया तो जो इसकी ये लंबाई थी वो एक्चुअली ये जो वृत्त होता है इसकी परिधि में कन्वर्ट हो गई, राइट। और जो इसकी ऊंचाई रही होगी वो अभी भी वही रही होगी जो आपकी इसकी चौड़ाई थी। यानी अगेन जो बेलन बनेगा उसकी हाइट आपका अभी भी 15 रहेगी, और जो आपका वृत्त बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये जो वृत्त बनेगा, अगर इस वृत्त की मैं त्रिज्या को r मान लूं तो जो इसकी परिधि आएगी दैट इज 2 पाई r, वो किसके बराबर होगी, वो होगी आपकी लंबाई यानी 22 के बराबर। ठीक, क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेलन का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है।
आयतन का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज किया था, बेलन का जो वॉल्यूम होता है डेट इज पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, तो अगर मुझे आर पता चल जाए तो वी कैन इजीली सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो कंपेयर दिस, अगर मैं इन दो को सॉल्व करूं तो 2 पाई आर इक्वल टू 22, 2 पाई जिसकी वैल्यू लगभग 22/7 लेते हैं हम लोग, आर इक्वल टू 22, 22 टू 22 कैंसिल आउट, जो यहां से आर निकल कर आ रहा है डेट इज 7/2। काफी स्टूडेंट इसे भी सॉल्व करने बैठ जाते हैं, पर मैं राय यही दूंगा कि जब तक जरूरी ना हो इस प्रकार के कैलकुलेशन को कट मत करिए। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका आयतन कितना होगा। आइए जरा इस पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास है, रेडियस हमारे पास आ चुकी है, हाइट हमारे पास पता चल चुकी है, तो जिसका वॉल्यूम आएगा अगर मैं उसको सॉल्व करूं तो वॉल्यूम आ जाएगा पाई, पाई यानी 22/7, आर स्क्वायर, आर हमारा आया था 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, और हाइट, हाइट हमारे पास निकल कर आई थी डेट इज 15। सॉल्व दिस वी गेट द रिजल्ट। बहुत सिंपली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 7 से 7 कैंसिल आउट, 2 11, तो दिस इज 11 इंटू 7 इंटू 5 डेट इज 77 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो 2 यहाँ कट नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली बिना पेन चलाए भी मैं आंसर बता सकता हूं कि आंसर इज 577 1/2, क्योंकि ऑप्शन में अपॉन में 2 केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है। आई होप आप लोग बात कर समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखिएगा। तो अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो अगला प्रश्न यह कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:2 तथा उनके खर्च का अनुपात है 5:3। आगे कह रहा है यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आइए अगर हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दिया गया है, आय का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 3/2 या 3:2। तो ऑब्वियस है जो ए की आय होगी, ए की आय वो हो जाएगी 3x, तो जो बी की आय होगी वो हो जाएगी 2x। आई होप आप समझ पाए। इसी प्रकार जो उनके खर्चे का अनुपात है, तो ए का जो खर्चा होगा, अब मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए के खर्चे का और बी के खर्चे का अनुपात है 5:3, तो जो ए का खर्च होगा वो मान लेते हैं सपोज 5y, तो जो बी का खर्च होगा वो होगा 3/y। अब सुनिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं। 200 रुपए की बचत मतलब ए ने कमाए कितने, ए ने कमाए 3x, ए ने खर्च किए कितने, ए ने खर्च किए 5/y। तो यहां से जो आएगा, इतना कमाया, इतनी आमदनी, इतना खर्चा, तो जो बचत आई डेट इज 3x माइनस 5y इक्वल टू 200। से दिस इज इक्वेशन 1। अब बी पर अगर बात करें, बी ने खर्च आय की 2x की, बी ने बचत की आपका 3y की, तो 2x माइनस 3y, बी ने भी सेव किया आपका 200 रुपए, राइट। तो दो लीनियर इक्वेशन आपके पास आ चुकी है। तो अगर इन लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो हम यहां से x और y में इजीली रिलेशन निकाल सकते हैं। आइए अगर मैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ घटा दूं तो आप देख पाएंगे 3x और 2x घटकर x आ जाएगा। -5y और -3y को अगर घटाएंगे तो दिस इज माइनस ऑफ 2y, और इधर 200 एंड 200 डेट इज 0। तो x और y में हमें रिलेशन आ गया कि x जो है वो y का डबल है। पहले यहां तक समझिए। अगर आप लोग यहां तक समझ पाए हैं तो हमें पूछा क्या है, हमें a की आय बतानी है। a की आय बताने का मतलब हमें 3x को कैलकुलेट करना है कि 3x मेरा क्या होगा। तो एक काम करते हैं, x का जो मान है यहां पर रखकर, किसी भी एक समीकरण में रखकर हम x का मान निकाल लेते हैं और y का मान निकाल लेते हैं। तो अगर मैं x इक्वल टू 2y को इक्वेशन 1 में रखूं तो अगर ये 3 है तो जरा देखिएगा, मैं यहां पर कर दूं। तो अगर x के मान को इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में जाऊं तो इक्वेशन 1 थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 200। तो x की जगह अगर 2y रखें तो ये हो जाएगा आपका 6y माइनस 5y इक्वल टू 200। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x की जगह पे 2y को पुट कर दिया है, राइट। तो यहां से y जो निकल कर आ रहा है, y निकल कर आ रहा है 200। अगर y 200 है तो जो इक्वेशन 3 है, अगर आप इक्वेशन 3 को देखें
तो x हो जाएगा यहां से 2 इंटू वाई, यानी 2 इंटू 200 डेट इज 400। x का मान 400 आया है, लेकिन जो a की i थी वो 3x थी। तो अगर x 400 है तो जो a की i होगी वो आपका 400 गुणा 3 यानी 1200 होगी, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जो a की i पूछी गई है डेट इज 1200। आई थिंक आप लोग इंजॉय कर पा रहे हैं। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जस्ट बेसिक मैथमेटिक्स की अगर नॉलेज है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को यूं इजीली कर सकते हैं, राइट। आइए चलिए अगले क्वेश्चन को आपको साथ शेयर करते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन फिर से मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, जिसमें जो दी इंफॉर्मेशन है वो ये है, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 सेंटीमीटर है तथा दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त को निकाल दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो अभी समझ में आया वो ये आया कि आपको एक आयत दिया गया है, फील करिएगा, और आयत के दोनों तरफ से उन्होंने अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल्स को कट कर दिया है। इस पार्ट को उन्होंने निकाल दिया है दोनों तरफ से, तो बाकी बचे हुए भाग का हमको रेखांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। तो इतना तो आइडिया आ जाना चाहिए कि अगर मुझे इस पार्ट का, जो अंदर वाला पार्ट है, अगर मुझे इसका एरिया बताना है तो मुझे आयत के क्षेत्रफल में से, जो आयत का क्षेत्रफल होगा उसमें से ये जो दो अर्धवृत्त हैं इनके क्षेत्रफल को हटाना, इनको माइनस करना होगा। आई होप अगर इस पार्ट का, अगर मैं यहां पर एक अलग कलर से इसको दिखाऊं, अगर मुझे इस पार्ट का एरिया बताना है तो इस पार्ट का एरिया बताने के लिए आयत के क्षेत्रफल में से 2 गुणा अर्धवृत्त, क्योंकि 2 अर्धवृत्त यूज हो रहे हैं, फील करिएगा, 2 गुणा इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को मुझे हटाना होगा। अब इंटरेस्टिंग ये है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज हो रहा है। अगर मेरे पास एक सर्कल है, एक वृत्त है, तो आपको पता है एक वृत्त 2 अर्ध सर्कल से मिलकर बनता है, राइट। तो जो हम 2 बार अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालें, इससे अच्छा है कि हम सीधे सीधे वृत्त का क्षेत्रफल निकालें और इस आयत के क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दें। बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जो आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, राइट। और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो आपका पाई इंटू आर स्क्वायर, जहां पर आर इसकी त्रिज्या का काम करता है। आई होप ये चीजें आप लोगों को पता है। तो अगर जरा देखें, आयत की लंबाई दी गई है, आयत की चौड़ाई दी गई है, तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा, अब मैं यहां पर बारी बारी से इनको पॉइंट आउट कर देता हूं, तो जो आयत का क्षेत्रफल यहां पर निकल कर आएगा, आयत का क्षेत्रफल वो निकल कर आ जाएगा लंबाई यानी 35 गुणा चौड़ाई यानी, एक मिनट, ओके, लंबाई यानी 35, चौड़ाई यानी 28। ये आपका आयत का क्षेत्रफल रहेगा। जो वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा, वृत्त का क्षेत्रफल वो रहता है पाई इंटू त्रिज्या। इंटरेस्टिंग ये है, जो इस बार हमारा वृत्त का पर डायमीटर बन रहा है, व्यास बन रहा है, वो 28 दिया है, और आपको पता है त्रिज्या व्यास का हमेशा आधा होती है। तो अगर डायमीटर 28 है तो त्रिज्या हो जाएगी 14, तो पाई इंटू 14 इंटू 14, पाई इंटू आर स्क्वायर, राइट। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 22/7 गुणा 14 गुणा 14, 22 2 एंड दिस, ये हो जाएगा 44 इंटू 14। जो भी निकल कर आए, मुझे कैलकुलेशन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन टाइम लेता है और हमें यहाँ पे टाइम बचाना है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल है 35 इंटू 28 और वृत्त का क्षेत्रफल है 44 इंटू 14। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं एक बार यहाँ पर इनको सब्ट्रैक्ट करके दिखाऊं, और मैं ये बताना भी चाहूंगा कि क्यों मैं आपको मल्टीप्लाई करने से रोक रहा हूं। तो आयत का क्षेत्रफल आया था 35 इंटू 28, और उसमें से हमें माइनस करना है वृत्त के क्षेत्रफल को, डेट इज 44 इंटू 14। तो एक काम करें, अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आप देखें, 35 इंटू 28 माइनस 44 को 2 इंटू 22 लिख सकते हैं। तो 22 को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और 2 को 14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज अगेन 28 इज कॉमन आउट। अगर कॉमन ले लें, अंदर बचेगा 35 माइनस 22।
तो 28 मल्टीप्लाई 13 ये करिए और आपका आंसर इसमें आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन आप लोग समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करें तो देखिएगा। ओके, तो हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 88 अगेन मेंसुरेशन का क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन ये है, एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल 9 पाई है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। इंटरेस्टिंग ये है, अगर आप इस पिक्चर को देख पाए तो ये वृत्त इस वर्ग को 4 बिंदुओं पर टच कर रहा है। तो ऑब्वियस है, अगर वृत्त का केंद्र ये होगा तो जो वृत्त का डायमीटर व्यास होगा वो वर्ग की भुजा के बराबर होगा। वर्ग का क्षेत्रफल आपको पता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल रहता है वो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्ग का क्षेत्रफल। और आपको ये भी पता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अभी पीछे क्वेश्चन में हमने देखा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर और दिया गया है 9 ऑफ पाई। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा 9, तो आर आ जाएगा 3, रेडियस इज 3। अगर त्रिज्या निकल कर आ गई तो जो इसका डायमीटर होगा, जो व्यास होगा, वो त्रिज्या का डबल यानी 3 × 2 दैट इज 6। व्यास आ गया यानी वर्ग की भुजा आ गई। तो वर्ग की अगर भुजा पता चल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का अगर क्षेत्रफल लिखें तो भुजा का वर्ग यानी 6 × 6, द आंसर इज 36। आप कितने जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? दिस इज द टास्क। बहुत आसान सा क्वेश्चन उन्होंने यहां पे दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ और डिस्कस करते हैं। आई थिंक वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो एक लास्ट क्वेश्चन चलते चलते और क्वेश्चन नंबर 90 देखिएगा, क्योंकि एवरेज टाइप के क्वेश्चन हमने अभी तक नहीं किए हैं, तो एक बार मैं इसको करा दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि ए और बी की औसत आयु 20 वर्ष दी है। सी ए का स्थान लेता है तो औसत आयु 19 हो जाती है, और सी बी का स्थान लेता है तो औसत आयु 21 हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है ए बी सी की आयु क्या होगी। तो जो पूछ रहा है मैं वही एज्यूम कर लेता हूं। माना ए की आयु x है, बी की आयु y है और सी की आयु z है। ठीक, जस्ट जो पूछा गया है मैंने उसी को मान लिया। अब जो प्रश्न कह रहा है बस मुझे उसके अकॉर्डिंग काम करना है। यह कह रहा है कि ए और बी की औसत आयु 20 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन x प्लस वाई, ए की आयु x, बी की आयु y का औसत, औसत मतलब संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई जितनी संख्याएं आपने ली, तो x प्लस वाई अपॉन 2 ये आपको दे दिया गया है 20। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 40। से दिस इज इक्वेशन 1। इसी प्रकार यदि c a का स्थान ले लेता है तो औसत आयु 19 हो जाती है। अगर c a का स्थान ले लेता है तो c की आयु थी आपका z और a की आयु थी x, तो मैं x को z से रिप्लेस करने जा रहा हूं। तो z प्लस वाई अपॉन 2, ये c की आयु, b की आयु अभी भी y है अपॉन 2, और ये औसत आयु दे दी गई है 19। तो z प्लस वाई निकल कर आ जाएगा 38। से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अगेन तीसरा, यदि c b का स्थान ले लेता है तो b की आयु थी y, तो a तो ऐसी रहा, और b की जगह पे c की आयु यानी z डिवाइडेड बाई 2, तो औसत आयु हो रही है 21। तो अगर इसे सॉल्व करें तो x प्लस जेड इक्वल टू 42। से दिस इज इक्वेशन 3। तो हमें x y z के मान बताने हैं, तो हमें a की आयु, b की आयु और c की आयु का पता चल जाएगा, राइट। तो अगर मैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ दूं तो देखिएगा, अगर मैं इक्वेशन 1 में 2 और 3 को जोड़ दूं तो x प्लस वाई, जेड प्लस वाई, एक्स प्लस जेड, अगर आप देख पाए x 2 बार आ रहा है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए और इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो आप देख पाएंगे x 2 बार आ रहा है, y 2 बार आ रहा है, z 2 बार आ रहा है। तो अगर मैं इसको जोड़ूं तो 2 को मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि 2 बार x, 2 बार y, 2 बार z। और राइट हैंड साइड अगर आप देखें, यहाँ पर 40, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 42, तो अगर तीनों को जोड़ेंगे 40 और 38 78 और 42 डेट इज 120। तो अगर 2 को मैं यहाँ डिवाइड में करूं तो जो मेरा यहाँ से आ जाएगा, मैं एक बार इसको रफ कर दूं पहले,
तो जो यहाँ से मेरा मान आ जाएगा वो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 60। आई होप यहाँ तक आप लोग मेरे साथ हैं। अगर x प्लस वाई प्लस जेड हमारे पास आ गया है और हमारे पास x प्लस वाई का मान पता है, z प्लस वाई का मान पता है, x प्लस जेड का मान पता है, तो हम इजीली x वाई जेड का मान बता सकते हैं। कैसे, जरा देखिएगा। ओके, अगर मुझे x का मान बताना है तो इस x प्लस वाई प्लस जेड, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 4, तो x प्लस वाई प्लस जेड में से मुझे y और z को हटाना होगा। तो y और z मेरा 2 में आ रहा है, तो मैं एक काम करूं, इक्वेशन 4 में से अगर मैं इक्वेशन 2 को हटा दूं तो देखिए क्या होगा। x प्लस वाई प्लस जेड में से अगर z प्लस वाई को हटाऊंगा तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा x, राइट हैंड साइड 60 में से 38 गया तो x का मान निकल कर आ जाएगा 22। आई होप आप लोग समझ पाए। अगर मुझे मान लीजिए y का मान बताना है तो x प्लस वाई प्लस जेड में से मुझे x प्लस जेड को हटाना पड़ेगा, यानी मुझे इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को माइनस करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड में से अगर x प्लस जेड को हटाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बचेगा y और राइट हैंड साइड बचेगा 60 में से 42, डेट इज 18। तो y का मान आ गया यहाँ पर 18। और इसी प्रकार अगर मुझे z का मान बताना है तो x प्लस वाई प्लस जेड में से x प्लस वाई को हटा दीजिए। तो अगर 4 में से 1 को घटाएंगे, इक्वेशन 4 में से अगर 1 को घटाएंगे तो इधर बच जाएगा आपका z और इधर आ जाएगा आपका 20। तो x का मान हमारे पास आ रहा है 22, y का मान आ रहा है 18 और z का मान आ रहा है 20। x यानी a की आयु, तो a की आयु निकल कर आ रही है 22, b यानी b की आयु y निकल कर आ रहा है 18 और c की आयु z यानी वो निकल कर आ रही है 20। तो 22, 18 और 20। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोग इसे एंजॉय कर पाए। तो फ्रेंड्स, इस पूरे वीडियोस के बाद जो हमने कोशिश की वो बेसिकली ये समझाने की जो आपके एग्ज़ाम का लेवल है, अगर इसमें हम ये बात करें कि मैथमेटिक्स किस लेवल की पढ़ाई जाए या किस लेवल की तैयारी की जाए, तो केवल 9th 10th और मैक्सिमम हो सकता है 11th के कुछ क्वेश्चन, जैसे बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री, इन क्वेश्चंस को अगर आप थोड़ा बहुत भी रिवाइज कर लें, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर आप पढ़ के जाएं, तो आई होप आप लोग इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो ऑल माई साइड्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए जो लोग पैनिक कर रहे हैं, बिल्कुल काम डाउन होकर पेपर दीजिए। आप लोग ने बहुत मेहनत की है, आप लोग अच्छा डिजर्व करते हैं। एंड गुड लक स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। आई होप आप लोग इसे समझ पाए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।